नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रश्मि पंड्या शर्मा और आप देख रहे हैं टिन फिल्म एडवेंचर्स का शो बैंकिंग कल्चर लाइव। आज इस शो में हम चर्चा करेंगे द्विपक्षीय वेतन समझौते पर और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं बैंकिंग एक्सपर्ट श्री वीपी शर्मा जी। शर्मा साहब, ये द्विपक्षीय समझौता क्या है और ये किन किन के मध्य होता है और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है? द्विपक्षीय समझौता जो बैंक कर्मचारी अधिकारियों के संगठन हैं, उन संगठन के साथ आईबीए द्वारा हर 5 साल में उनके वेतन से संबंधित और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है और उस वार्ता के साथ में इनके जो संशोधन हैं, आगे के वेतनमान किस तरह से बढ़ाए जाएंगे, उनके साथ किया जाता है। आईबीए एक संस्था है जो सारे बैंकों का एक संगठन है। पहले इसमें 37 बैंक्स के प्रतिनिधि थे, जो मैनेजमेंट के प्रतिनिधि हैं वो इसमें हैं, और अब चूंकि कुछ बैंकों का विलय हो गया है आपस में, या कुछ बैंकों का एमलगमेशन हो गया है, अब 29 बैंकर्स इसमें मेंबर्स हैं, जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनके बीच में। और चूंकि अब एक कोई अलग से संगठन कार्यरत नहीं है, इसलिए यूएफबीयू यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियंस इसमें समझौता करती हैं और उस समझौते को ही द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। और यह समझौता हर 5 वर्ष में एक बार होता है। पिछला समझौता 1 नवंबर 12 से ड्यू था, जिसे 25 मई 2015 को किया गया था और वो 1 नवंबर 2012 से ही लागू हुआ है। वर्तमान 11वां वेतन समझौता 1 नवंबर 17 से बकाया था, लेकिन इसे अभी 1 नवंबर 2020 को समझौता किया गया है और ये 1 नवंबर 17 से लागू होगा। द्विपक्षीय समझौता 11, इसमें क्या क्या लाभ दिए गए हैं? द्विपक्षीय समझौते 11 में सबसे महत्वपूर्ण एक बात इस बार आई है कि पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, वह एक विशेष इस बार के लाभ में सम्मिलित है। ये जो पीएलआई है, ये 5 दिन से 15 दिन तक का वेतन इसमें है और इसके साथ में महंगाई भत्ता भी देय होगा, जिसका कि आगे कर्मचारी को, अधिकारी को अपनी पेंशन जब वो लेगा उसमें इसका निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, इसमें इस वेतन समझौते में पिछली बार जो अतिरिक्त भार 2% का दिया गया था, लेकिन इस बार उसको 2.5% तक बढ़ाया गया है। तीसरी बात, 10वें वेतन समझौते में जो विशेष भत्ता था, पिछली बार चूंकि वेतन समझौते में मूल रूप से विशेष भत्ते के रूप में ही वेतन समझौते में अधिक वृद्धि की गई थी, लेकिन इस बार जो वेतन वृद्धि है, विशेष भत्ते में बहुत कम वृद्धि की गई है और बाकी उसका जो वृद्धि है वो मूल वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य परिलाभ उसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अगला जो लाभ है वो ये है कि इस बार 600 रुपये का एक लर्निंग अलाउंस भी दिया जाएगा। उस लर्निंग अलाउंस के ऊपर महंगाई भत्ता भी देय है। इस प्रकार उसका जो परिलाभ है वो पेंशन में भी मिलेगा और जैसे जैसे महंगाई भत्ता में वृद्धि होगी, इस परिलाभ में भी वृद्धि होती जाएगी। इसी तरह जो सीटी कंपनसेटरी अलाउंस है, पहले ये केवल बड़े शहरों तक ही था, जो बड़े शहरों में जिनकी पोस्टिंग है उन्हीं में देय था, लेकिन अब 5 लाख से ऊपर जितने भी शहर हैं उनमें सीसीए देय होगा। तो यदि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण सीसीए एरिया से नॉन सीसीए एरिया में होता है तो भी उसे ये परिलाभ मिलता रहेगा, इतना नुकसान नहीं होगा। चूँकि इसमें जो अंतर है वो बहुत कम है, जो सीसीए एरिया है वहाँ परिलाभ ज़्यादा है, नॉन सीसीए एरिया में ये परिलाभ थोड़ा कम है, किंतु उसे स्थानांतरण के ऊपर कोई भी ज़्यादा आर्थिक नुकसान इसमें
नहीं होगा। इसके अलावा स्टेगनेशन इंक्रीमेंट भी स्केल 4 और स्केल 5 को दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्केल 4 को जो स्टेगनेशन इंक्रीमेंट दिया गया है वो 1 नवंबर 17 से दी है। हालांकि उसका एरियर 31 अक्टूबर 2020 के बाद यानी कि 1 नवंबर 2020 के बाद देय होगा, लेकिन जो इस अवधि में रिटायर हो चुके हैं उन्हें नोशनल इसका लाभ देकर के उन्हें उनके जो पेंशन बनेगी उनका जो परिलाभ बनने वाला है उसमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन स्केल 5 को ये परिलाभ 1 नवंबर से ही देय है और इसमें कोई भी पूर्व तिथि से देय नहीं होगा, उनको ये लाभ इसमें नहीं मिल पाएगा। 11वें वेतन समझौते में जो एनपीएस है, एनपीएस में जो कर्मचारी का अपना जो एक योगदान है उस योगदान को 10% से 14% तक कर दिया गया है। यानी कि जो एम्प्लॉयर है, जो बैंक हैं, वो अब 14% तक इसमें अपना योगदान देंगे, जो पहले 10% था। कर्मचारी अपना योगदान 10% ही देंगे। यदि वो अपनी सहमति प्रदान करते हैं तो उनके योगदान को अधिकतम सालाना 50,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, यदि उनकी सहमति मिलती है तो। इसके अलावा इसमें इस बार जो विशेष अवकाश है जिसको प्रिविलेज लीव बोलते हैं, वो भी एनकैशमेंट देने का इसमें प्रावधान किया गया है, जो कि पहले लीव ट्रेवल कंसेशन के साथ ही उपलब्ध था, लेकिन अब यह है आप कर्मचारी जब भी चाहे इसका लाभ ले सकते हैं। इसे 5 से 7 दिन तक का ये अवकाश देय है। यदि कोई कर्मचारी अवस्था के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से इसमें 5 दिन का और 7 दिन का अवकाश का रखा गया है। इसके अलावा जो आकस्मिक अवकाश है उसमें भी जो पहले था नियम, उसमें परिवर्तन किया गया है। पहले नियम ये था कि आकस्मिक अवकाश जो एकत्रित होता था उसे कुछ वर्षों तक ही हम लोग ले सकते थे, लेकिन इस बार 5 वर्ष तक इस अवकाश को, जो आकस्मिक अवकाश है, वो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर लिया जा सकता है और मेडिकल सर्टिफिकेट देने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन यह अवकाश अधिकतम 4 दिन का ही मिल पाएगा। इसके अंत में जब नेगोशिएशन अंत हो रही थी, उसका समापन हो रहा था, एग्रीमेंट नोट पे साइन हो रहा था, तो आईबीए के चेयरमैन स्वतः आए और उन्होंने ये घोषणा की कि जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की एक मांग है कि फैमिली पेंशन में भी वृद्धि की जाए, तो इस वृद्धि को उन्होंने घोषणा करके स्वतः ही बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रदान कर दिया गया है। ये सारे परिलाभ इस बार के विशेष परिलाभ में शामिल हैं। द्विपक्षीय समझौता 11 के मुख्य बिंदु क्या हैं और द्विपक्षीय समझौता 10 और 11, इनमें क्या अंतर है? दोनों में सबसे मुख्य बात जो एक समझ में आ रही है वो ये है कि जो 11वां वेतन समझौता है, इसमें PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, ये विशेष है। 10वें वेतन समझौते में एक विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस के रूप में जो अधिकतम उसका हिस्सा दिया गया था, वो इस बार न्यूनतम रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण ये है। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है लीव एनकैशमेंट का, जो आपके अर्जित आपके अवकाश हैं उनका एनकैशमेंट LFC के अलावा भी, LTC के अलावा भी किया जा सकता है। वो एक उम्र के हिसाब से 55 साल से जो नीचे हैं उनको 5 दिन का, और जो 55 वर्ष से ऊपर हैं उनको 7 दिन का अवकाश का वो लीव एनकैशमेंट करवा सकते हैं। दूसरा इसमें मुख्य फायदा ये है, मुख्य लाभ ये दिया गया है कि पिछले वेतन समझौते में जो लोड दिया गया था वो 2% पे ही दिया गया था, किंतु इस बार टोटल 15% में 2.5% अतिरिक्त लाभ उसका लोड लिया गया है। उसके कारण 7,900 करोड़ रुपए का बैंक के ऊपर अतिरिक्त भार आने वाला है।
इस बार 600 रुपये का जो लर्निंग अलाउंस दिया गया है वह पिछले वेतन समझौते में नहीं था। यह 600 रुपये का जो लर्निंग अलाउंस है इसमें डीए भी शामिल करके दिया जाएगा, जिसका कि जब पेंशन परिलाभ में भी उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। सीसीए में जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया है कि जो सीसीए एरिया से नॉन सीसीए एरिया में स्थानांतरण होता था, उस स्थानांतरण पे कर्मचारी को, अधिकारी को नुकसान हुआ करता था, वह इस बार नहीं होगा, क्योंकि जो नॉन सीसीए एरिया है वहाँ पर भी यह दिया जा रहा है। जहाँ 5 लाख की आबादी से ऊपर यदि वहाँ आबादी है या स्टेट कैपिटल से यदि वो है तो उन्हें सीसीए जारी रहेगा। द्विपक्षीय समझौते के बाद बैंकर्स को क्या क्या लाभ मिल रहा है? द्विपक्षीय समझौते के बाद में जो डीए मर्जर किया गया है 6352 पॉइंट्स का, वो मर्जर 100% कर दिया गया है। उसके ऊपर 0.07% की महंगाई दर से यदि 4 पॉइंट महंगाई बढ़ती है, 4 बिंदु महंगाई बढ़ती है, तो व्यक्ति को उस पर 0.07 की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। इस लाभ के अलावा अन्य लाभ जो मैंने आपको पूर्व में बताए हैं वो लाभ भी हैं, जैसे सीसीए में नुकसान नहीं है, लर्निंग अलाउंस का है, पीएलआई है, एलटीसी का जो लाभ दिया गया है ये लाभ तो ही हैं। लेकिन मैं जो इस समझौते के बाद समझ पा रहा हूँ इसमें कर्मचारियों को नुकसान है। यदि कोई कर्मचारी अधिकारी कम्यूटेशन का एरियर यदि वो वह लेता है तो उसका मूल जो भाग है वो कम्यूटेशन में चला जाएगा। उसके पश्चात जो मूल वेतन मिलेगा उस मूल वेतन पे जब डीए की गणना करके वह परिलाभ दिया जाएगा, वह उतना लाभ उसको नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस समझौते के पश्चात कर्मचारियों को पेंशन में कमी निश्चित रूप से होने वाली है। ये द्विपक्षीय समझौते जो हो रहे हैं इनसे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखिए मैडम, इस बार जो समझौता हुआ है और जो पिछले समझौते जितने भी हुए हैं, जब भी ये समझौते हुए हैं, डीए का मर्जर हुआ है, उसके पश्चात जो कम्यूटेशन लिया जाता है उस कम्यूटेशन को लेने का एरियर लेने के बाद कर्मचारी को इसमें हानि ही होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो समझौता किया गया है इसमें अभी 18 दिसंबर को वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, एक पत्र जारी किया है आईबीए को कि ये जो आपने समझौता किया है इसका जो वेतनमान है उसके भुगतान आप अभी कर सकते हैं, एरियर का भुगतान भी कर सकते हैं, किंतु फैमिली पेंशन, पेंशन अपडेशन और या एनपीएस में जो वृद्धि की है 14% की, वह चूंकि अभी आपको उसका कोई एरियर का या किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना है। इसलिए जब तक सरकार इसमें अपनी सहमति, अपनी अनुमति, अपना अनुमोदन नहीं देगी उसका भुगतान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसके एरियर के भुगतान करने की अनुमति दे दी है, किंतु ये भुगतान दिसंबर के माह में दी है, तो इस महीने में हो सकता है कि वेतन नए वेतनमान से दे दिया जाएगा, लेकिन एरियर, एडहॉक एरियर का भुगतान चूंकि उसमें समय लगना है तो ये जनवरी तक की संभावना इसकी लगती है। तीसरा, इसमें चूंकि आईबीए एक कोई वैधानिक संस्था नहीं है और जो वैधानिक संस्था नहीं है उसके द्वारा एक जो समझौता किया जाता है उसमें सरकार द्वारा जब तक अनुमोदन नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसमें चूंकि ये समझौता आईबीए करता है, उसके स्थान पर यदि सरकार, जैसे वेतन सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग से समझौता होता है, इसी प्रकार एक वेतन आयोग की स्थापना बैंक कर्मचारियों के लिए की जानी चाहिए और उस वेतन आयोग के माध्यम से ही वेतन समझौते, अन्य परिलाभ के समझौते किए जाने चाहिए। शर्मा साहब, इस द्विपक्षीय वेतन समझौते के बाद बैंकर्स की पे क्या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर या उनके आसपास आ जाएगी? सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और बैंक कर्मचारी अधिकारियों का जो समझौता है इसमें बहुत अंतर है। बैंक कर्मचारियों का समझौता
बैंक संगठन IBA करता है, जो बैंकों के लाभ, उनके परिचालन लाभ, उनके व्यवसाय को ध्यान में रख करके करता है। इसलिए जो वेतनमान की वृद्धि है वो अधिक नहीं करते और सरकारी कर्मचारियों का इससे कोई संबंध नहीं है कि उनका क्या उनकी उत्पादकता है, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है। वो जो वेतन आयोग उनको जो एक परिलाभ देना चाहता है, उस परिलाभ में उनको वेतन दे दिया जाता है। इसीलिए बैंक कर्मचारियों के वेतन से उनका जो वेतन है वह लगभग 2.5 गुना अधिक रहता है, जो मैं अब तक इसको समझ पाया हूँ। क्योंकि बैंकों का जो परिलाभ है वो 15% पिछले 10वें वेतन समझौते में भी किया गया था और इस वेतन समझौते में भी 15% पे ही किया गया है। इसलिए अब सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के बराबर बैंक कर्मचारियों के वेतन को पहुंचने में कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती। अगर आप हमारा शो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए।